हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। तो एग्ज़ाम डेट पास में आ चुकी है, इसलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। ये छठे नंबर की मैराथन क्लास है। इसके पहले 5 मैराथन क्लास ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पे डाली जा चुकी हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठोस पदार्थों के मिश्रण से ठोस घटकों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आसवन, फिल्ट्रेशन, अवसादन, फिल्ट्रेशन, आसवन या फिर अपकेंद्रण। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो इसमें किसी छन्नी या फिर फिल्टर पेपर का उपयोग करके किसी छन्नी या फिर फिल्टर पेपर का उपयोग करके तरल या गैस से ठोस को अलग करना। ये क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में किसी छन्नी या फिर फिल्टर पेपर के सहायता से तरल से या फिर गैस से, किसी लिक्विड से या फिर गैस से ठोस को जो अलग करने की प्रक्रिया है वो फिल्ट्रेशन कहलाती है। अवसादन क्या होता है? तो इसमें जो निलंबित ठोस कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे इसमें मिक्सचर है जो जिसमें लिक्विड या फिर सॉलिड का, लिक्विड सॉलिड गैस का अगर जो भी मिक्सचर है तो उस मिश्रण को कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है, कुछ देर के लिए शांत रख दिया जाता है, जिसमें जो निलंबित ठोस होते हैं वो कण नीचे बैठ जाते हैं और जिससे नीचे जाके अवसाद जमा हो जाता है। मान लीजिए पात्र है, ये कोई बकेट है, तो इसमें मिक्सचर लिक्विड या और सॉलिड का मिक्सचर है। तो जब इसको शांत रख देंगे तो सॉलिड के जो कण हैं यानी ठोस के जो कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, नीचे तली पे जमा हो जाते हैं। इसी को ही अवसाद कहा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? अवसादन में इसमें निलंबित ठोस कण नीचे तली में जाके बैठ जाते हैं और इसी नीचे जमा ठोस कण को अवसाद कहा जाता है। आसवन विधि क्या है? तो इसमें लिक्विड मिक्सचर है, उसमें जो घटक होते हैं उनको बॉइलिंग पॉइंट यानी उनके क्वथनांक के आधार पर अलग किया जाता है। मान लीजिए इसमें 3-4 लिक्विड मिक्सचर है, ये ज़्यादातर लिक्विड के सेपरेशन के लिए यूज होता है, यानी तरल के पृथक्करण के लिए यूज होता है। तो इसमें 3-4 तरीके के लिक्विड मिक्सचर हैं। अब किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट, मान लीजिए किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस में ही उबलने लग जाएगा, उबल के भाप बन के उड़ जाएगा। फिर उसके बाद किसी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही उबलने लग जाएगा, उबल के भाप बन के अलग हो जाएगा। ऐसे करते करते जो भी लिक्विड हैं वो उनसे धीरे धीरे करके पृथक हो जाएंगे एक दूसरे से। अब अपकेंद्रण विधि क्या होती है? तो इस विधि में मिश्रण को एक बंद बर्तन में लेकर उसको चारों ओर खूब तेज स्पीड में घुमाया जाता है, जिससे भारी पदार्थ तल में रह जाते हैं और हल्के पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। जो दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम का निकालना, ये अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही होती है। तो अपकेंद्रण विधि क्या होती है? इस विधि में एक बंद बर्तन में मिश्रण को लेते हैं, फिर उसको काफ़ी तेज स्पीड में उसको घुमाया जाता है, जिससे भारी पदार्थ वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और हल्के पदार्थ जैसे लिक्विड है वो ऊपर चला जाता है। तो ये क्या कहलाता है? अपकेंद्रण विधि हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकेतक नहीं है? चाइना रोज, हल्दी, लिटमस या फिर फिनोप्थलीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिनोप्थलीन। चाइना रोज ये एक प्लांट है, ये प्राकृतिक संकेतक है।
हल्दी मतलब जो प्रकृति में, प्राकृतिक संकेतक क्या मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हों, किसी फैक्ट्री या फिर उसको आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर ना किया गया हो। तो हल्दी भी, टर्मरिक भी एक प्राकृतिक संकेतक होती है। लिटमस भी एक प्राकृतिक संकेतक है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। तो यह भी एक प्राकृतिक संकेतक है फिनोल्फ्थालीन को छोड़ के। ये एक मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल संकेतक है। अगला प्रश्न है, अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटा एसिड या फिर एंटासेप्टिक? तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटा एसिड। नाम सुने होंगे, इनो। यह एक प्रकार का एंटा एसिड ही तो होता है जो कि एसिडिटी है, एसिडिटी को कम करता है। बोलते हैं ना 2 मिनट में एसिडिटी से छुटकारा, तो वो क्या है? इनो एक प्रकार का एंटा एसिड है। एंटीबायोटिक किस में यूज किया जाता है? तो एंटीबायोटिक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एनाल्जेसिक ये दर्द निवारक होता है, और एंटीसेप्टिक ये बाहरी चोट में लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के गति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सही इकाई क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 5 सेकेंड प्रति मीटर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। गति का ये मात्रक होता है, गति का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? त्वरण, बल, कार्य या फिर वेग? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, बाकी त्वरण, बल और वेग ये सदिश राशि हैं। कार्य होता क्या है? तो किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाया जा रहा, तो बल लगाने के बाद अगर वह वस्तु विस्थापित हो रही, अपनी जगह से विस्थापित हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। यानी कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। किसी भी पिंड पर जब बल लगाया जाता है, तो बल लगाने पर अगर वह वस्तु विस्थापित हो रही है तो वह कार्य माना जाएगा, पर बल और विस्थापन की दिशा सेम होनी चाहिए। मान लीजिए कोई ये वस्तु है या फिर कोई पिंड है, यहाँ पे ये एक आदमी है, ये इसमें बल लगा रहा, इसको धक्का दे रहा है, तो ये अगर इसी डायरेक्शन में आगे की ओर विस्थापित हो रही है, तो इसने क्या माना जाएगा कि इसने कोई कार्य किया है, यानी यहाँ पे कार्य हुआ है। तो कार्य कब माना जाएगा? जब बल और विस्थापन की दिशा एक हो। विस्थापन पता है विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब जब सबसे छोटी दूरी तय की गई, सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये एक व्यक्ति है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए पॉइंट से, वो चला बी तक, बी से चला सी तक, और यहाँ पे आके खड़ा हुआ, थोड़ी देर सोचा, सोच के फिर लौटा यहाँ बी तक। तो अब इस व्यक्ति ने दूरी कितनी तय की? मान लो 5 मीटर थी, 10 मीटर थी, ये 2 मीटर थी। तो दूरी कितनी तय की? 5 मीटर, 10 मीटर और 2 मीटर, यानी टोटल 17 मीटर उसने दूरी तय की।
पर विस्थापन कितना किया, अब वो ए से भले ही यहाँ डी पॉइंट तक आया, पर जो फाइनल उसके लोकेशन है वो मतलब फाइनल डिस्टेंस उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी बची, मतलब अपने वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे अभी है, तो 5 मीटर। तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 5 मीटर। तो विस्थापन क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या सबसे कम दूरी, जो सबसे छोटी दूरी होती है वही विस्थापन कहलाती है। अब कार्य 3 कंडीशन पर होता है, 3 तरह का कार्य होता है। धनात्मक कार्य, अब धनात्मक कार्य कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण बने, जब कॉस थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री, या फिर बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण बने, तो क्या कहलाएगा, धनात्मक। अब धनात्मक कैसे होगा, क्योंकि कॉस थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस स्थिति में कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स यानी बल इंटू विस्थापन कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो W इक्वल टू हो जाएगा बल गुणे विस्थापन F इंटू डी। तो यहाँ पे कार्य क्या होगा, कार्य अधिकतम होगा, अधिकतम और धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। जैसे बैलगाड़ी का किसी ठेले को खींचना, मतलब बैलगाड़ी को खींचना, तो जिधर बैल जा रहा है उधर ही बैलगाड़ी भी जा रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन की दिशा सेम है, तो कार्य क्या होगा, कार्य धनात्मक होगा और कार्य सर्वाधिक होगा। दूसरा आ जाते हैं जीरो कार्य या फिर शून्य कार्य। शून्य कार्य किस स्थिति में होगा, जब कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। मान लो जैसे कोई कुली है, ये क्या कुली कोई सामान लेके चल रहा है, कुली कोई सामान लेके चल रहा, तो क्या उसमें विस्थापन हो रहा, तो कुली का सामान को लेके चलना, यहाँ पे कार्य 0 माना जाता है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है, कार्य 0 माना जाता है। अब कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो कार्य बराबर बल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्य बराबर, ये W कार्य को बता रहा, कार्य बराबर F यानी बल, D यानी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस यहाँ पे 90 है, तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कार्य बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो कार्य 0 होता है, 0 होता है। अब ऋणात्मक कार्य देखते हैं। ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब थीटा की वैल्यू या फिर कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। मान लेते हैं कोई ये वस्तु है, इस पे एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा, इधर की तरफ वो बल लगा रहा, बल इस डायरेक्शन में लगा रहा, पर विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा, तब बल और विस्थापन की दिशा अलग हो जाएगी, बल और विस्थापन की दिशा अलग हो जाएगी, दिशा अलग हो जाएगी। तो इस स्थिति में किया गया कार्य नेगेटिव होगा या फिर ऋणात्मक होगा। जैसे कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा। अब कार्य इक्वल टू
बल गुणे विस्थापन cos 180 डिग्री। अब क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, क्या होती है? -1 होती है। तो W = F गुणे D यानी बल गुणे विस्थापन cos 180 की जगह लिख देंगे -1। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य जब -1 का गुणा होगा तो यह आ जाएगा -F गुणे D। यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो तीनों स्थिति समझ में आ गई। क्या क्या? अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कार्य धनात्मक, यानी cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कार्य धनात्मक। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो कार्य 0 होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो कार्य नेगेटिव होगा या फिर ऋणात्मक होगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि कार्य से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कार्य, दूरी, आयाम या फिर त्वरण? आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण। अब कार्य अभी देखिए ये अदिश राशि होती है, दूरी भी अदिश राशि होती है और आयाम भी अदिश राशि होती है। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा डेल्टा वी यानी वेग में परिवर्तन अपॉन एक फिक्स टाइम में। तो एक निश्चित समयांतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। dt, ये dt किसको बताता है? एक निश्चित समयांतराल को। ये डेल्टा वी किसको बताता है? ये वेग में परिवर्तन को, ये वेग में चेंज को बताता है। तो किसी निश्चित समयांतराल में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अपारदर्शी वस्तु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक वस्तु जो अपने में से प्रकाश को पूरी तरह से गुजरने देगी, यह तो पारदर्शी कहलाएगी। जो प्रकाश को गुजरने देगी वो पारदर्शी हो जाएगी। यहाँ पे पूछा क्या है? अपारदर्शी। तो एक वस्तु जो अपने में से प्रकाश को पूरी तरह गुजरने नहीं देती है, एक वस्तु जो प्रकाश को परावर्तित करती है, एक वस्तु जो प्रकाश को मोड़ देती है। तो अपारदर्शी क्या कहलाएगी? जो वस्तु अपने में से प्रकाश को गुजरने नहीं देती है वो क्या कहलाएगी? अपारदर्शी वस्तु कहलाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक आभासी छवि हमेशा होती है वस्तु से छोटी, वस्तु से बड़ी, वस्तु के समान आकार की या वस्तु के स्थिति पर निर्भर करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु के स्थिति पर निर्भर करती है। अब ये कैसे? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस दूरी, यहाँ पे ये पोल। अब मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है, हम वस्तु को गोले में बनाएंगे और जो प्रतिबिंब है या इमेज को ऐसे बॉक्स में बनाएंगे। ये हमारी ट्रिक है। तो अगर कोई वस्तु मान लेते हैं इन्फिनिटी में रखी है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? ये मान लेते हैं 1 नंबर की वस्तु है तो उसकी इमेज बनेगी 1 नंबर की फोकस दूरी पे। अब कोई वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। अब कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखी है, केंद्र पे रखी है, तो उसकी इमेज भी केंद्र पे ही बनेगी।
अब कोई वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो उसकी इमेज केंद्र और इन्फिनिटी यानी अनंत के बीच में बनेगी। ये चौथी नंबर की इमेज है। और अब कोई वस्तु फोकस पे रखी है, पांचवी वस्तु फोकस पे रखी है तो पांचवी इमेज कहाँ पे बन जाएगी? अनंत पे बन जाएगी। अब अगर कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी है, ये छठवीं वस्तु, तो इसकी इमेज दर्पण के पीछे जाके बन जाएगी, दर्पण के पीछे जाके बन जाएगी। तो बाकी ये इमेज जो बनी है ये तो वास्तविक है। अब क्योंकि जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ इमेज बनी है तो ये इमेज कैसी है? वास्तविक है। ये अवतल दर्पण है, दर्पण। तो बाकी इमेज, ये सारी इमेज तो कैसी हैं? वास्तविक हैं। ये इमेज दर्पण के पीछे बनी है तो ये इमेज कैसी हो जाएगी? आभासी। ये आभासी हो जाएगी और वस्तु से बड़ी हो जाएगी, वस्तु से बड़ी हो गई। ये तो हो गई अवतल दर्पण की बात। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में। अभी उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पे भी अनंत, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। अब यहाँ पे कोई वस्तु एक पे रखी है, यहाँ पे इधर ये फोकस हो गया। तो इमेज का, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे केंद्र पे। बाकी अगर कहीं पे भी कोई वस्तु रखी है, चाहे वो केंद्र पे रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हो, चाहे फोकस पे रखी हो, चाहे पोल पे रखी हो, चाहे अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पे रखी हो, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी वस्तु अगर रखी है तो उसका प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। यहीं पे पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। और सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे? आभासी होंगे, क्योंकि वस्तु जिधर रखी है उसके दूसरे तरफ बने हैं। सारे प्रतिबिंब आभासी होंगे, आभासी, सीधे और वस्तु से छोटे होंगे, वस्तु से छोटे होंगे। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे जो आभासी प्रतिबिंब बना अवतल दर्पण में वो वस्तु से बड़ा बना, और उत्तल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बना वो वस्तु से छोटा बना, वो वस्तु से छोटा बना। इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि आभासी छवि हमेशा छोटी ही होती है कि बड़ी ही होती है, कि वस्तु के समान आकार की ही होती है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। वस्तु के स्थिति पर निर्भर करती है और साथ ही दर्पण पे निर्भर करती है। तो आभासी छवि वस्तु के स्थिति पर निर्भर करती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है अर्थात प्रतिबिंब कैसा होगा? अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आभासी होगा, या तो वास्तविक या आभासी, ना वास्तविक और ना ही आभासी। तो आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हो रही है, आवर्धन बोला है, आवर्धन ऋणात्मक यानी अवतल दर्पण की बात की गई है, क्योंकि इसकी जो फोकस है वो नेगेटिव होने के कारण इसकी पावर भी नेगेटिव होती है, यानी आवर्धन क्षमता भी ऋणात्मक होती है, इसका फोकस भी नेगेटिव होता है, फोकस नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। अवतल लेंस कैसा होता है? दोनों तरफ से चपटा। ये हो गया अवतल लेंस। यहाँ पे ये हो जाता है पोल यानी प्रकाशिक केंद्र। इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस 1। यहाँ पे F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी।
तो अवतल लेंस जैसे उत्तल दर्पण में होता था वैसे अवतल लेंस में होगा। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस सेम होते हैं इमेज फॉर्मेशन में। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस सेम होते हैं। तो इसमें भी अवतल लेंस में भी इन्फिनिटी के अलावा अगर यहाँ पे अनंत पे वस्तु रखी जाएगी तो फिर फोकस में इमेज उसकी बनेगी। अगर यहाँ पे अनंत पे किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी इमेज या फिर प्रतिबिंब फोकस में बनेगी। उसके अलावा अगर कहीं पे भी वस्तु रखी है तो जो इमेज बनेगी वो फोकस और पोल, यहाँ पे जो ध्रुव है वहाँ पे बनेगी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। समझ में आया? अनंत पे अगर कोई वस्तु रखी है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, यानी उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। उसके अलावा अगर कहीं पे भी वस्तु रखी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी फोकस पे, केंद्र पे या फोकस और केंद्र के बीच में कहीं पे भी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। और सारे इमेज कैसे होंगे? सारे प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी। कैसे होंगे? सीधा, छोटा और आभासी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आभासी, छोटा नहीं है, और सीधा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तन के बाद दर्पण से दूर चली जाती है क्या कहलाती है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब किरण या फिर सीधी किरण? आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। मान लेते हैं ये तल है या फिर दर्पण है, ये किरण जो आती है दर्पण तक कहलाती है आपतित किरण, और फिर यही जो लौट के चली जाती है कहलाती है परावर्तित किरण। ये है आपतित किरण, आने वाली किरण, ये आपतित किरण। जो वापस लौट के चली गई ये हो जाएगी परावर्तित किरण। ये होता है नॉर्मल या फिर अभिलंब। नॉर्मल इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। तो आपतित किरण जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तित किरण के बराबर होता है। आपतित किरण जितने एंगल पे आएगा परावर्तन भी उतने ही एंगल पे होगा। तो आपतित किरण का एंगल और परावर्तित किरण का एंगल क्या होता है? बराबर होता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्लांसिक एंगल बोला जाता है। तल को छुआ हुआ एंगल या फिर इसको ग्लांसिक एंगल कहा जाता है। ग्लांसिक एंगल, इसको एंगल जी से डिनोट करते हैं। तो एंगल आई यानी आपतित किरण पर प्लस एंगल जी बराबर होता है 90 डिग्री का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल जी मिला के कितने होते हैं? 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के बहुपरावर्तन का अनुप्रयोग नहीं है? मेगाफोन, स्टेथोस्कोप, कंसर्ट हॉल की छत या फिर हाइड्रोफोन? आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किसके बार बार होने पर उत्पन्न होती है? विक्षेपण, विवर्तन, परावर्तन या फिर अपवर्तन? तो आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? किसी परावर्तक सतह से, मान लीजिए ये परावर्तक सतह है, अभी हमने देखा पिछले प्रश्न में ये परावर्तक सतह है, तो किसी परावर्तक सतह से टकरा कर प्रकाश का या फिर ध्वनि का, यहाँ पे प्रतिध्वनि की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बोलेंगे ध्वनि का किसी परावर्तक सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। क्या होता है परावर्तन?
ध्वनि का, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि की प्रतिध्वनि की बात हो रही है, तो ध्वनि का किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से बाधा की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? यानी जो परावर्तक सतह है, जो अवरोधक है, उसकी ध्वनि यानी जहाँ से ध्वनि निकल रही या फिर आवाज़ निकल रही या साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति और जो परावर्तक सतह है जहाँ से ये ध्वनि टकरा के वापस यहाँ पे लौटेगी, तो इनके बीच की दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए इनके बीच की दूरी न्यूनतम 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17.2 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की यात्रा करने के लिए आवश्यक है? पर्यावरण, माध्यम, आसपास या फिर इंटरफेस? आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम। क्योंकि ध्वनि जो है ये किसी बिना माध्यम के या किसी माध्यम के एब्सेंस में ये गति नहीं कर सकती है। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम जरूरी है। अगर माध्यम नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? निर्वात। और ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है। ध्वनि कैसे है? तो ध्वनि यांत्रिक और अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यांत्रिक और अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अपश्रव्य ध्वनि, एक होती है पराश्रव्य ध्वनि और एक होती है श्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि, दूसरी पराश्रव्य ध्वनि, दूसरी है पराश्रव्य ध्वनि और दूसरी है श्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसकी आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो वह ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से जिसकी आवृत्ति कम होगी तो वह अपश्रव्य ध्वनि में आएगी। पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है? जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अश्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो समझ में आ गया अपश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि और श्रव्य ध्वनि के बारे में। अपश्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। पराश्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। और श्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन से उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को हम प्रतिध्वनि या फिर इको कहा जाता है। उसी को प्रतिध्वनि या फिर इको कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। भले ही प्रश्नों की संख्या कम रही हो पर उसके आसपास से जो हम डिटेल देखे हैं वो लगभग 50 प्रश्न के बराबर आपका कवर हो चुका है।
तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।